हेलो। देखो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है मतलब इसमें बी आर और जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों एक साथ हो रहा है। जबकि ई वन में पहले तो बी आर निकल के प्रोटॉन बनता था, फिर एच जो एच अपना हाइड्रोजन है वो ऐड होता था। अब इसमें जैसे ये एच प्लस डबल बॉन्ड तो दोनों में ही फॉर्मेशन हो रहा है ना, और इसमें भी हो रहा है। अब इसकी और टर्म्स अपन पता करते हैं कि भाई ई टू में और क्या 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 होता है। तो ई टू में बात करें तो जैसे ई टू स्टैंड फॉर द बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व वन मैकेनिज्म, ये हमने पढ़ लिया था। कि अब बात करें कि विच कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स ब्रेक टू फॉर्म डबल बॉन्ड। ये तो हमको पता ही है भाई, ये तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है, जब जाके डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर बात करें कि ई टू वन स्टेप प्रोसेस एलिमिनेशन विद सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, तो सिंगल ट्रांजिशन स्टेट ये बनती है। तो टिपिकली अंडरगोन द प्राइमरी और सेकेंडरी सब्सटीट्यूट एल्किल हैलाइड्स यूज़, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ही इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं, है ना। और जबकि ई वन में 3 डिग्री होते हैं। अब रिएक्शन रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एल्किल हैलाइड बेस इज सेकेंड ऑर्डर, मतलब जो एल्किल हैलाइड्स है और ये जो बेस है ये दोनों की रिएक्शंस पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए इसका नाम ई टू पड़ा, बायोमोलिकुलर पड़ा। अब ई टू टिपिकली यूजेज स्ट्रॉन्ग बेस, अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ लेते हैं। उसमें वीक बेस का यूज़ लेते थे और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ लेते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए हमको, एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि प्रोटॉन नहीं देते हैं, वो तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे ये बात हुई ई वन ई टू की। अब ई वन ई टू में थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई ई वन ई टू होता क्या है। तो भाई जैसे कि हम बात करें ई वन ई टू में कि तो ई टू स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड, ई टू में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और ई वन में जो है बेस स्ट्रेंथ इज़ अनइम्पॉर्टेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, बेस स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट का काम होता है, एसिडिक नेचर का काम होता है। और ई वन ई टू नीड्स गुड लिविंग ग्रुप, और दोनों में क्या अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ई टू नीड प्रोटिक सॉल्वेंट वाइल ई वन नीड्स प्रोटिक सॉल्वेंट, ये तो जनरल डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब स्टीयरिंग हैंड्रेंस फेवर ई वन रिएक्शन वाइल स्टेरिक, मतलब जो स्टेरिक मतलब जो त्रिविन रसायन है, जो स्ट्रक्चर की इमेज मिरर इमेज वाली अगर हम बात करें तो वो ई वन ज़्यादा देता है, जबकि स्टेरिक एंड्रेंस ई टू रिएक्शंस अपनी नहीं देती है, त्रिविम रसायन नहीं देते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एल्फ़ा एलिमिनेशन, तो ये चीज़ भी हमको इसमें पढ़नी है। तो एल्फ़ा एलिमिनेशन, 2 एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन। अगर हम बात करें जैसे कि हमारा कंपाउंड है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो ये जो क्लोरोफॉर्म कंपाउंड है, तो इसमें ये जो कार्बन है, अगर इसी कार्बन से अगर हम 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकाल देंगे तो हमारा किसका, डाइक्लोरो कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरो कार्बीन का। तो ये डाइक्लोरो कार्बीन है, इस ये हमारा क्या कहलाता है, एल्फ़ा एलिमिनेशन। एल्फ़ा एलिमिनेशन मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों हैलोजन अगर निकल जाएं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों हैलोजन निकल जाएं तो उसे बोलते हैं एल्फ़ा एलिमिनेशन। फिर उसके बाद आता है हमारा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में बात करें तो बीटा एलिमिनेशन में जब 2 एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजस्टेंट कार्बन, एडजस्टेंट कार्बन मतलब होता है कि मतलब एक साथ जुड़े हुए जो 2 कार्बन हैं, एक साथ जुड़े हुए जो 2 कार्बन है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए अगर जो जैसे इधर Cl है और यहाँ Cl है, अगर 2 हैलोजन एटम इन दोनों आसपास जुड़े हुए कार्बन से अगर हटते हैं, आसपास जुड़े हुए कार्बन से हटते हैं तो इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा गामा एलिमिनेशन। तो गामा एलिमिनेशन में बात करें कि 2 एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्नर कार्बन फ्रॉम ए रिंग, मतलब कार्बन का कॉर्नर कार्बन से हटे। जैसे कि बात करें, मैं इस खाली जगह का यूज़ ले लेता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन, जैसे यहाँ पे एक
हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा है। अगर ये कॉर्नर के दोनों से अगर ये हटेगा तो एक अपना साइक्लोप्रोपेन का इस तरीके से साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा गामा एलिमिनेशंस के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बारे में अपन जो बुक है, अपने बुक्स का थोड़ा प्रोस्पेक्ट लेते हैं, बुक क्या कहती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लें। पहले तो चीज़ ये देखो कि लोकेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन इन ए मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में अल्फ़ा बीटा की लोकेशन क्या होती है। तो आप, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर हम पहले इसकी स्टडी करो कि कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज़ डायरेक्टली अटैच इज़ कॉल्ड कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। मतलब जो हेलोजन ग्रुप से, ये जो हेलोजन ग्रुप है, इससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करें द कार्बन एटम एडजस्ट टू दिस कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, और जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ गामा कार्बन कहलाता है। तो इस चीज़ को एक और बार देख लो कि भाई हैलोजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन तो अल्फ़ा कार्बन, फिर उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, फिर उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। और वैसे ही जैसे अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, है ना, और इससे गामा से जुड़े हुए हाइड्रोजन तो गामा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन के बारे में हम जैसे देखते हैं, तो हम बुक का अपना प्रोस्पेक्ट भी क्या है भाई, बुक में क्या है तो उस हिसाब से भी क्लियर करके चलना है। तो व्हेन ए हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भाई एल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब प्रोटिक सॉल्यूशन, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसको सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो बीटा हाइड्रोजन एटम मतलब जो कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो बीटा हाइड्रोजन, भाई ये अल्फ़ा कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, है ना, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन पहला अल्फ़ा कार्बन, फिर अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये, है ना, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और अपन बात करें ये जो हैलोजन ग्रुप है अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन, तो ये दोनों निकल के, है ना, ये दोनों निकल जाएंगे, और जो बेस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बेस इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, बेस तो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये आपने अपना ये बेस बना लेगा, बेस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, और ये X माइनस है, ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया, तो ये तो अपना बेस, P से मीन्स बेस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, और ये X लिविंग ग्रुप अपना अलग हो गया। ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन और एक जो हैलोजन है वो निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन। अब इसके बारे में और हम देखेंगे कि एज ए रिजल्ट एल्किन फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व्ड एलिमिनेशन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, मतलब जो बीटा हाइड्रोजन के निकलने से जो एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कहते हैं या बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कि सेट-जेफ रूल, इसमें बताते हैं। तो सेट-जेफ रूल हमारे बुक में जैसे बताया है कि इफ़ देयर possible of formation of the more than one alkyl due to the availability of more than one beta hydrogen atoms, as usually one alkene is formed the major product means, जब ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन से कई जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन से कई सारे, मतलब अल्फ़ा कार्बन से जो बीटा कार्बन जुड़ा होता है उस बीटा कार्बन पे कई सारे हाइड्रोजन अटैच हों। जैसे कि हम बात करें, ये रहा, है ना, अब अल्फ़ा कार्बन से जैसे ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है ना, ये हैलोजन से जुड़ा हुआ ये अल्फ़ा कार्बन से ये तो बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब ये वाला जो बीटा कार्बन है इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है ना, और ये वाला जो बीटा कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास
2 हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या इसके पास ज़्यादा है ना। अब हम बात करें कि भाई इसने सेटजेफ ने क्या रूल लिया, तो दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पेरेंट पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रशियन केमिस्ट। तो रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेफ ने ये रूल दिया कि एज जो सेटजेफ रूल के नाम से भी जाना गया, वो इज़ इन 1875 फॉर्मुलेटेड ए रूल विच कैन बी समराइज्ड। उसको जो रूल है उसको ऐसे समराइज़ किया है, इस रूल को मैं थोड़ा और जूम कर दूं जो आप अच्छे से इसको देख सकें। तो ये देखो कि इन हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में उन रिएक्शन में तो द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज़ दैट, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या वो एल्किन ज़्यादा बनेगी विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्ड कार्बन एटम्स, जिससे ज़्यादा संख्या में क्या अटैच्ड हों, एल्किल ग्रुप अटैच्ड हों, है ना। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया कि 2 ब्रोमोपेंटेन, जैसे ये 2 ब्रोमोपेंटेन हमारा कंपाउंड है, गिव्स पेंटुइन एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो ये पेंटुइन मेजर प्रोडक्ट के रूप में देता है। अब ये रूल्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये हमारा है 2 ब्रोमोपेंटेन। तो जैसे कि हम बात करें, है ना, कि अगर जैसे हमारा दोनों बीटा हाइड्रोजन आप देखो, तो एक तो बीटा हाइड्रोजन नंबर 1 है ना, ये मतलब बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन फर्स्ट, और ये बीटा कार्बन 2, और ये जो 1 नंबर का बीटा कार्बन है इससे तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और जो 2 नंबर का बीटा कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या है कि बीटा हाइड्रोजन निकालना है, तो जैसे ब्रोमीन तो निकलेगा, ये Br तो पक्का निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा निकालें, तो जैसे हमारा ये वाला जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन ये वाला निकाला है ना, 2 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन निकाला है। और अगर हम 1 वाले की बात करें तो 1 वाले में कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन निकाला है, मतलब 1 कार्बन वाला एक हाइड्रोजन निकला है। अब दोनों में देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पेंटुइन बन रहा है ना, और इधर बन रहा है अपना पेंट1इन। तो मेन चीज़ ये है कि भाई ऐसा क्यों बना, तो ऐसा इसलिए बना, तो आप इसको जर्नली ये समझने की कोशिश करो। इसने बोला है कि भाई एल्किल ग्रुप, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड, ज़्यादा नंबर का मतलब एल्किल ग्रुप हो, है ना। तो वैसे बात करो तो आप देखो यहाँ पे ब्रोमीन है अपना, तो ब्रोमीन निकला, तो ब्रोमीन के साथ अगर अपन जैसे जो हाइड्रोजन निकला है वो उस कार्बन से निकला है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम थी, जैसे कि 1 नंबर वाले कार्बन पे, है ना, जो 1 नंबर वाला बीटा कार्बन था उस पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी और हाइड्रोजन उसी से निकला। तो जो मेजर प्रोडक्ट जो बना पेंटुइन, तो पेंटुइन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि क्या बने, पेंटुइन का फॉर्मेशन हो। लेकिन अगर जो पहले से जो एंटी सेटजेफ रूल था, तो एंटी सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन ने वो वाला हाइड्रोजन निकाला जो पहले से ही क्वांटिटी में ज़्यादा था, तो वो प्रोडक्ट हमको 90% ही मिलेंगे। तो सेटजेफ रूल यही कहता है कि हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा वही हाइड्रोजन हटता है ना, हमेशा उसी कार्बन से, उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो अपना जर्नल जो सेटजेफ रूल है वो ये है। अब भाई ज़्यादा एल्किल ग्रुप कैसे हुए, कि भाई एक तरफ तो क्या हुआ, जैसे इसमें अगर अपन बात करें तो एक तरफ तो ब्यूटेन और एक तरफ मिथाइल, है ना, तो इसमें जैसे एक तरफ मिथाइल आ रहा था, तो मिथाइल छोटा कंपाउंड है तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और फिर यहाँ पे बात करें तो एक तरफ तो प्रोपाइल और एक तरफ इथाइल, तो प्रोपाइल इथाइल मतलब दोनों तरफ क्या है, ज़्यादा एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन हो, मतलब प्रोपाइल और एथाइल ये इस मिथाइल से क्या है, ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है हमारा सेटजेफ का रूल। तो ये सेटजेफ का रूल ध्यान रखना कि बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन हमेशा उसी कार्बन से हटेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये है हमारा सेटजेफ का रूल।
और इससे रिलेटेड SN1 और SN2 के बारे में हमको बताया गया है भाई। SN2 तो इसके बारे में आप देख लो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कई बार क्वेश्चन भी दे देता है। तो जैसे एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, केमिकल रिएक्शन किसका, एक जो हमारे बताए प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। इट इज़ ए रेस दैट वॉन बाय द फास्टेस्ट रनर, ये एक रेस की तरह होती है जो एक जो धावक है, जो रनर है, उसके द्वारा जीती जाती है। तो collection of the molecule tend to by and the large what is easiest them of it, जैसे alkyl halide with beta hydrogen atoms when reacted with a base, जब बीटा हाइड्रोजन एटम बेस से रिएक्ट करता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू कंपीटिटिंग सब्स्टिट्यूशन, भाई जैसे बीटा हाइड्रोजन एटम से जब कोई बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो दो टाइप्स का रिएक्शन देता है, SN1 और SN2। विच रूट विल बी टेकन अब डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करता है। अब द स्ट्रेंथ एंड साइज बेस न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन कंडीशंस पे, तो थस जो बुल्कियर न्यूक्लियोफाइल है will prefer to act the base and abstract proton rather the approach to tetravalent carbon steric region and vice versa. Similarly, primary and alkyl halide will be prefer SN2 reactions, secondary alkyl halide SN2 and elimination. मीन्स अगर ये बात करता है तो जैसे कि हम बात करें, जो हमारा नॉर्मल शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे जो सेकेंडरी हैलाइड्स हैं, है ना, सेकेंडरी हैलाइड्स और जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं, SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। और एलिमिनेशन में भी कौन सा देंगे, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस देंगे, ये SN2 और E2। और अगर SN1 की बात करें, जो हमने टर्शरी है, जो टर्शरी एल्किल हैलाइड हैं, टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 और E1 एलिमिनेशन देंगे। तो ये चीज़ हमको इसमें पढ़ी है हमने। अब और हम आगे बात करते हैं, तो जैसे एलिमिनेशन देखो, ये डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की है कि एलिमिनेशन में यहाँ देखो, जैसे ये डायरेक्ट हमारा क्या बेस या न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो बेसिक मतलब ये तो यहाँ पे बेस है वो ऐड हो रहा है, बेस अटैक कर रहा है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इसमें बेस या कोई क्षार होती है वो अटैच करती है। तो ये हमारा एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शंस है ना। अब इसमें एक और चीज़ देख लो कि भाई ये जो हाइड्रोजन इधर टूटता है एलिमिनेशन में, वो हाइड्रोजन से यहाँ पे मिलके क्या करेगा, और ये जो Br निकलेगा तो ये मिलके तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें एलिमिनेशन में तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जैसे अलग ही सब्स्टिट्यूशन मतलब अलग ही पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें तो ज़्यादातर एल्किन का और इसमें अलग ही पदार्थ का, मतलब जैसे अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इसमें आपके लिए इतना ही था। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आप अच्छे से इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ओके।